मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संसाधन के रूप में लोग इसके जो लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं वो 2 प्रश्न बच रहे हैं। तो उनमें से एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ और एक प्रश्न आपको घर पे करने के लिए दूंगी जो आप आराम से कर सकते हो। इस तरह का प्रश्न है। तो एक प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको लेते हैं हम आज, और उसके बाद में हम आगे का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या जो 15 है वो हम करते हैं। प्रश्न संख्या 15, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं। और इनमें पूंजी है भूमि, एक है श्रम, फिर है भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, और फिर है मानव पूंजी। और क्यों? 2 प्रश्न निकाले हैं अपने पास। हम किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी ऐसी पूंजी जिसे आप सबसे अच्छा मानते हैं। आपके पास भूमि है, आपने जो आपकी पूंजी है, यानी भूमि क्या है अपने पास? अचल संपत्ति है। श्रम है, मेहनत है, वो भी एक पूंजी है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास नहीं होता है। होता तो सभी व्यक्तियों के पास है, लेकिन सभी व्यक्ति इसका पर्याप्त उपयोग नहीं करते। इसके बाद में आता है भौतिक पूंजी, जो अपने पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो सारी पूंजी, जिसमें अपने घर का फर्नीचर है, अपना घर है, अपनी सारी जो सुविधा युक्त चीजें, वो सारी आ जाती है। और लास्ट में है एक मानव पूंजी। इन सारी चीजों में से, इन सारी पूंजियों में से सबसे श्रेष्ठ पूंजी कौन सी होती है? तो 100% ये बात पहले भी मैंने बताई थी कि ये जो भौतिक पूंजी है, श्रम है, जो मनुष्य के पास भूमि है, ये क्या है? बिना मानव पूंजी के अर्थहीन है, क्योंकि इनका उपयोग करता कौन है? मनुष्य करता है। तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण पूंजी है वो कौन सी है? मानव पूंजी। तो उत्तर हम कैसे करेंगे कि मानव पूंजी को हम सबसे अच्छा मानते हैं? क्योंकि उत्तर देखिए, यहां से शुरू करना है। मानव पूंजी को हम सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि मानव पूंजी को हम सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि देखिए, पूंजी है मानव पूंजी, इसका उपयोग मनुष्य करता है। मानव पूंजी का उपयोग, मानव जो पूंजी है यानी मनुष्य है, वो इन सारी चीजों का क्या करता है? स्वयं उपभोग करता है, इनका उपयोग करता है। तो देखिए, इसका उत्तर निकालते हैं अपन लोग। उच्च आय से न केवल उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, अधिक स्वस्थ लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या क्योंकि
शिक्षित या स्वस्थ लोग क्या कर सकते हैं? अधिक शिक्षित या स्वस्थ लोगों का लाभ उन लोगों पर भी पहुंचता है, लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है क्योंकि मानव संसाधन भूमि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। जैसे तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आपको एक बार वापस समझा दे रही हूँ कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या आया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी पूंजी है जिसे आप श्रेष्ठ मानते हो, तो हम मानव जो पूंजी है उसे हम जो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि समाज में जो शिक्षित लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, उनको तो लाभ होता ही है, खुद को तो लाभ होता ही है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से समाज के उन लोगों को भी लाभ होता है जो ज्यादा शिक्षित नहीं है। और अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करते हैं? सभी को प्रभावित करते हैं। जो मानव पूंजी है उनका लाभ समाज के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर रूप में सभी व्यक्तियों को मिलता है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो मानव पूंजी है, मानव संसाधन है, वो जितनी भी पूंजी है और जैसे भौतिक पूंजी है, श्रम है, भूमि है, इन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए भूमि का उपयोग कौन करता है? भौतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य स्वयं इनका उपयोग करता है, इसलिए ये उपयोगी है। क्योंकि अगर मनुष्य इनका उपयोग नहीं करता तो ये इनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो ये इसलिए उपयोगी है, आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग करता है। और मनुष्य मानव पूंजी है, मानव संसाधन है, इसलिए इन सारी चीजों में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। भूमि या फिर पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकती। ऐसे 100 रुपए, ये थोड़ी कहता है कि चलो मैं आज अपने ऊपर 100 रुपए खर्च करता हूँ। मनुष्य ही उन 100 रुपयों का सदुपयोग करता है, वो अपने आप खर्च नहीं हो सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अपने पास भौतिक पूंजी है, भूमि है, उन सब में जो श्रेष्ठ है वो कौन सी है? मानव पूंजी। जैसे आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत ही सुंदर जापान का,
जापान में ये जो थे प्राकृतिक संसाधन ये बहुत कम थे, लेकिन वहाँ के देश में मानव पूंजी ज्यादा थी, मानव संसाधन ज्यादा थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जो प्राकृतिक संसाधन है वो विदेशों से मंगवाए, दूसरे देशों से मंगवाए और फिर उनका उपयोग करना शुरू किया। तो वहां पर देखिए प्राकृतिक संसाधन न होते हुए भी मनुष्य, जो मानव पूंजी थी, उनकी वजह से वो देश क्या हो गया, विकसित हो गया। और जो भौतिक संसाधन थे वो उन्होंने बाहर से मंगवाए, उपलब्ध करवाए, लेकिन वहां पर मानव पूंजी ज्यादा थी, लोग शिक्षित थे, तकनीकी ज्ञान था। तो इस तरह से वो देश आज किसकी गिनती में आ रहा है, विकसित देशों की गिनती में आ रहा है। तो इस तरह से ये जो मानव संसाधन के रूप में लोक पाठ था, इसके लगभग क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए आपकी नोटबुक में। अब हम आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर चल रहे हैं और उसका नाम है निर्धनता। यानी आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं और नए पाठ के रूप में हम शुरू करेंगे निर्धनता वाला चैप्टर। बहुत ही अच्छा है, इजी है। तो देखिए निर्धनता वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसकी। आज पाठ का नाम है निर्धनता और ये मतलब पाठ के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए निर्धनता क्या है, निर्धनता एक चुनौती है। एक चुनौती, निर्धनता एक चुनौती। तो देखिए किस तरह से है। सबसे पहले आपके अवलोकन दिया हुआ है, निर्धनता यानी गरीबी वर्तमान में स्वतंत्र भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, निर्धनता की समस्या है, गरीबी की समस्या है, जो सर्वाधिक कठिन चुनौती भी मानी जाती है। आज हम इस निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता निवारण के उपाय क्या है, निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या है, किस तरह से हम इसे कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रमों के माध्यम से इसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती है, जो क्या होते हैं, गरीबों की गिनती में आते हैं। वो गांव में भी हो सकते हैं, शहर में भी हो सकते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, गांव में भी हो सकते हैं और शहर में भी हो सकते हैं। कई बार हमने देखा कि शहरों में भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ियां होती है, कच्ची बस्तियां होती है, उनमें भी लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और वो लोग कौन से होते हैं, वो होते हैं मजदूर, जो प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, वेतन भोगी होते हैं और काम करने वाले इनमें बाल श्रमिक भी होते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे भी उनमें काम करते हैं। और वो क्या होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, यानी गरीब कोई भी हो सकता है, एक साधारण इंसान भी गरीब हो सकता है, जो अपने छोटे से कच्चे मकान में रहता है, प्रतिदिन कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता है, उसके सामने अपने परिवार का पेट भरने की समस्या प्रतिदिन बनी हुई रहती है। अब हम देखते हैं कि 2011-12 में अगर आंकड़े अपने देश के लिए, तो देखिए 2011 और 12 में हम भारत में ये पता करते हैं कि कितने करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो 2011-12 के अपने पास आंकड़े हैं, इनमें था 27 करोड़ लोग क्या है, निर्धन है, यहाँ गरीबी में जीते हैं। 27 करोड़ लोग भारत में क्या है, निर्धनता में जीते हैं। ये भारत के आंकड़े हैं, ये भारत के अपने पास आंकड़े हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह भारत की एक चुनौती को दर्शाता है, यानी पूरे विश्व की अगर स्थिति को देखते हैं तो भारत में निर्धनता ज्यादा है और ये भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती को भी दर्शाता है। अब मैं आपके सामने दो मामले रख रही हूँ, दो उदाहरण आपके पास है आ रहे हैं। एक तो ग्रामीण निर्धनता का और एक शहरी निर्धनता का, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता में बहुत कम अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है। तो ये अंतर हम देख लेते हैं। आपके पास मैं कैमरे के सामने कर रही हूँ ये कहानी। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है, यानी शहरी निर्धनता। ये 33 वर्ष का रामशरण झारखंड में रहता है और झारखंड की जो राजधानी है रांची,
उसमें वो क्या करता है, गेहूं की आटे की जो एक मिल है उसमें काम करता है। जब उसे रोजगार मिलता है तो वो 1500 रुपये एक महीने में कमा लेता है। यह इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्यों को परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु की 4 बच्चे शामिल हैं। यानी पत्नी, बच्चों समेत उसका जो परिवार है वो कितने हैं, 6 मेंबर। उसे रामगढ़ के समीप गांव में अपने रह रहे बूढ़े माता पिता के लिए भी क्या करना पड़ता है, पैसे भेजना पड़ता है। उसे भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है, यानी पिता भी उन अपने 2 बच्चों पर निर्भर है। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बना काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन यानी काम करने का कार्य करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का थोड़ा सा भोजन जुटा लेते हैं, पर ये सबके लिए पर्याप्त नहीं है। उसका बेटा परिवार में आय की वृद्धि करने के लिए चाय की दुकान में 300 रुपये महीने के हिसाब से कमा लेता है। उसकी 10 साल की छोटी बच्ची छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जा सकते हैं जब पुराने पहनने योग्य नहीं रहते। जूता पहनना विलासिता है, यानी आरामदायक मानते हैं, इसे पहनते ही नहीं है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, यानी उनका पोषण नहीं होता है, बीमार रहते हैं और उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। ये अपने पास है शहरी बेरोजगारी। ये अपन लोगों ने कहानी देखी शहरी बेरोजगारी की। अब हम देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसका काम अनियमित रहता है, वैसे ही आय मिलती है, नहीं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कई बार उसे पूरी मेहनत के बदले 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलो गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव की बारी कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे दिन खेतों में चारा काटती है और लकड़ियां बीनती है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले मृत्यु हो जाती है। उसकी मां उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां लखा भी नहीं गया और 10 वर्ष की उम्र में उसने कमाना शुरू किया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है, यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है, यानी दुर्लभ वस्तु है। देखिए हमने ये 2 प्रकार की क्या पढ़ी, 2 प्रकार की कहानियां देखी है निर्धनता की। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। निर्धन शहर में भी है, निर्धन गांव में भी है। गांव में खर्चे कम है और लखा सिंह जैसे परिवार जो 8 सदस्यों का भरण पोषण करता है, उसके लिए भी 2 वक्त का भोजन जुटाना बहुत ही मुश्किल भरा है। वैसे ही रामचरण के लिए भी 2 वक्त का पूरे परिवार को कार्य करने के बाद में भी रामचरण 2 वक्त का भोजन अपने परिवार के लिए पर्याप्त रूप से नहीं जुटा पा रहा। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, अल्प पोषित है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा उनके पास नहीं है। पैरों में वो जूते विलासिता की दुर्लभ वस्तु मानते हैं, इसलिए वो पहनना नहीं चाहते। तो ये दोनों ही जो निर्धनता है, ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता, ये दोनों ही अपने पास अब अपने सामने आई है, दोनों ही कहानियों के रूप में।